नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जहां रहते हैं वो जगह, चाहे अपना घर हो, गांव हो या शहर, वैसी क्यों है जैसी वो है? ये सिर्फ एक पता नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी कहती है। तो आज हम भारत की इन्हीं मानव बस्तियों के एक दिलचस्प सफर पर चलेंगे, गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बस्तियां कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बस्ती का असल मतलब क्या होता है। फिर हम भारत के गांव के अलग-अलग रूपों को देखेंगे। इसके बाद हम शहरों के विकास और उनकी भूमिका पर बात करेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि भारत कितनी तेजी से एक शहरी देश बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये बस्ती होती क्या है और इसे मोटे तौर पर हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? असल में एक बस्ती सिर्फ घरों का झुंड नहीं होती। सोचिए, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इसमें घर तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही वो जगह भी शामिल होती है जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे वो खेत हो, चारागाह हो या फिर कोई बाजार। और यहीं पर हमें ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ ग्रामीण जीवन है जो खेतीबाड़ी और बहुत ही गहरे सामाजिक रिश्तों पर टिका होता है, तो दूसरी तरफ हैं शहरी बस्तियां, जहां की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री और सर्विसेज पर चलती है और जिंदगी की रफ्तार तेज होती है, रिश्ते ज्यादा औपचारिक होते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं ग्रामीण भारत के सफर पर और देखते हैं कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में गांव देहात के कितने अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहली किस्म है गुच्छित बस्तियों की, जो भारत में सबसे आम है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं और पूरा गांव एक साथ गुच्छे की तरह नजर आता है। ऐसी बस्तियां अक्सर या तो उपजाऊ मैदानों में बनती हैं या फिर सुरक्षा कारणों से, जैसे कि बुंदेलखंड में। वहीं राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की कमी लोगों को पानी के स्रोत के पास एक साथ रहने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे ऐसी घनी बस्तियां बन जाती हैं। अब देखते हैं अर्धगुच्छित बस्तियों को। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा घना गांव है और किसी वजह से उसका एक हिस्सा टूटकर थोड़ी दूरी पर बस जाता है। बस इसी से बनती हैं ऐसी बस्तियां। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे समाज का ढांचा एक गांव के नक्शे को तय कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रमुख समुदाय होता है वो गांव के बीचों बीच रहता है, जबकि समाज के दूसरे वर्ग गांव के बाहरी हिस्सों में बस जाते हैं। इसके बाद आती हैं पल्ली बस्तियां, जहां एक ही गांव कई अलग अलग टोलों या इकाइयों में बटा होता है, जो फिजिकली एक दूसरे से दूर होते हैं। भले ही ये बस्तियां अलग अलग हों, लेकिन इनकी पहचान एक ही गांव के नाम से होती है और इनके स्थानीय नाम भी बड़े मजेदार हैं, जैसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला या ढाणी। और अब आते हैं ग्रामीण बस्तियों के आखिरी प्रकार पर, जो है सबसे अलग थलग, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। ये बस्तियां सीधे सीधे वहां के मुश्किल भूगोल की वजह से ऐसी बनी हैं। यहां पर घर या छोटी छोटी ढाणियां दूर दराज के जंगलों या पहाड़ियों के ढलानों पर एक बहुत बड़े इलाके में बिखरी हुई होती हैं। तो गांव की गलियों से निकलकर अब जरा शहरों के इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत के शहर हमेशा से वैसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं। इनका भी एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। भारत के शहरों की कहानी ना 3 बड़े दौर में देखी जा सकती है। सबसे पहले थे प्राचीन नगर, जो धर्म और संस्कृति के बड़े केंद्र बने, जैसे कि वाराणसी। फिर आया मध्यकालीन दौर, जब राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े किलों वाले शहर बसाए, जैसे दिल्ली और हैदराबाद। और आखिर में आधुनिक शहरों को यूरोपीय लोगों ने व्यापार और प्रशासन के लिए बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों के तौर पर बसाया। इतिहास तो ठीक है, पर आज के जमाने में शहरों को उनके काम से भी पहचाना जाता है। मतलब किसी शहर की मुख्य भूमिका क्या है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है। देखिए, हर शहर की अपनी एक खासियत होती है ना। कुछ शहर प्रशासन के केंद्र हैं, जैसे देश की राजधानी नई दिल्ली। कुछ शहर उद्योग के गढ़ हैं, जैसे जमशेदपुर। और कुछ शहर परिवहन के बहुत बड़े हब हैं, जैसे गुजरात का कांडला बंदरगाह। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ शहर खास तौर पर व्यापार और कॉमर्स के लिए जाने जाते हैं। कुछ शहर उन जगहों पर बसे हैं जहां खनिज बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उन्हें माइनिंग टाउन कहते हैं। और कुछ शहर सैन्य छावनियों के रूप में शुरू हुए थे, जिन्हें गैरिसन नगर भी कहा जाता है।
और आखिर में ऐसे शहर हैं जिनकी पहली पहचान ही संस्कृति, शिक्षा या पर्यटन से जुड़ी है। जैसे वाराणसी एक धार्मिक नगर है, रुड़की एक शैक्षिक नगर है और नैनीताल जैसे शहर पर्यटन के लिए मशहूर हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं उस बड़ी तस्वीर को जो आज के भारत को बना रही है, और वो है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन का ट्रेंड। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है कि कैसे भारत धीरे धीरे गांवों का देश से शहरों का देश बनता जा रहा है। देखिए, 1901 में सिर्फ 11% के करीब लोग शहरों में रहते थे, लेकिन 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30% से भी ज्यादा हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब 2011 तक भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरों में रह रही थी, और अगर कुल संख्या की बात करें तो 20वीं सदी में शहरों में रहने वाले लोग 11 गुना बढ़ गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस तेज बदलाव को संभाला कैसे जाए। यहीं पर सरकार की नीतियां काम आती हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी कोशिशों का एक ही मकसद है, ऐसे शहर बनाना जहां सुविधाएं बेहतर हों, पर्यावरण साफ सुथरा और टिकाऊ हो और लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे भारत का शहरीकरण बढ़ता जाएगा, देश अपने बड़े बड़े महानगरों के विकास और अपने हजारों गांवों की स्थिरता के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये यकीनन 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी।